नमस्कार दोस्तों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने रिटेल बैंकिंग की टॉपिक को। तो आज शुरुआत सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग पे। तो दोस्तों, इस लेसन में आप लोगों को मैं थ्योरी पोर्शन पहले कवर करूंगा और थ्योरी पोर्शन के बाद मैं आप लोगों के लिए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। यानी कि हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी थ्योरी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस पे बेसिस पे। तो अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों को एकदम एक एक चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो मैं आप लोगों को जो भी थ्योरी बताऊंगा उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इससे दो फायदा होगा। इससे आप पहला चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे, दूसरा चीज़ आप ये जान पाएंगे कि कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन से बिंदुएं महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले समझते हैं रिटेल बैंकिंग है क्या। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये एक बैंकिंग सर्विसेज है जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के टुवार्ड है। मतलब यदि इंडिविजुअल कस्टमर को यदि बैंकिंग सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाता है रिटेल बैंकिंग। ये एक ऐसा बैंकिंग है जिसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है किसके साथ, तो कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसमें, रिटेल बैंकिंग में। बैंकिंग सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर। अब देखिए कौन कौन सा सर्विस ऑफर होता है। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है रिटेल लोन्स, तीसरा है रेमिटेंस सर्विस। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है दोस्तों जो कि बैंक डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और उसे वो सर्विस ऑफर करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दिया, सेविंग अकाउंट हो, रिटेल लोन्स हो या रेमिटेंस सर्विस हो। आइए दोस्तों, हम लोग जरा प्रकाश डालें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल सर्विसेज पे। यानी कि रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या गुण है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट कवरिंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो दोस्तों, ये इसका फोकस है, यानी रिटेल बैंकिंग का जो फोकस है वो है मास मार्केट सेगमेंट। यानी कि हमारा जो मार्केट में ज़्यादातर लोग हैं, जो जो लार्ज पॉपुलेशन इंडिविजुअल का कवर करता है, वो हमारा कवर करता है रिटेल बैंकिंग। उसके बाद दोस्तों, इट इज़ एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। हाँ, जो लघु उद्योग हैं और जो मीडियम साइज बिजनेस है, लार्ज साइज बिजनेस की बात नहीं हो रही दोस्तों, वो तो होलसेल वाला हो जाता है दोस्तों। यदि स्मॉल साइज हो या मीडियम साइज बिजनेस हो, उसके लिए रिटेल बैंकिंग का ही यूजफुल होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, क्रेडिट रिस्क वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा ये जो सेगमेंट है, जो मार्केट है, वो बहुत ही बड़ा है। तो जो क्रेडिट रिस्क है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्रेडिट रिस्क कब होता है, जब बोरोवर ने लोन लिया और उसने लोन नहीं चुकाया, यानी कि लोन डिफॉल्ट हो गया, तो जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। हम लोगों ने बीएफए में डिटेल में डिस्कशन किया है इस पे। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क जो होता है वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है दोस्तों। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज लेस वोलेटिलिटी इन डिमांड। हाँ, देखिए डिमांड का जो है वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। वोलेटिलिटी को समझिए आप फ्लक्चुएशन से, यानी कि जो एक कस्टमर डिमांड करता है वही दूसरा भी डिमांड करता है, वही तीसरा भी डिमांड करता है। तो उसमें डिमांड में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग एंड कस्टमर डज नॉट चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। तो देखिए दोस्तों, कस्टमर का एक विश्वास होता है जो कि उस बैंक पे बैठ जाता है दोस्तों। ठीक है, उस बैंक पे कस्टमर का विश्वास हो जाता है और वो कस्टमर ऐसा नहीं कि आज इस बैंक में, कल उस बैंक में, परसों तीसरे किसी और बैंक में है। तो चूंकि वो लोयल हो जाता है एक पार्टिकुलर बैंक के प्रति, तो ये होता है रिटेल बैंकिंग का फायदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किए और ये पांचों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उपयोगिता को समझा रही है दोस्तों। अब जरा हम लोग देखते हैं कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग, यानी कि रिटेल बैंकिंग में कौन कौन सी कंस्ट्रेंट सामने आती है दोस्तों। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। हाँ, देखिए चूंकि क्लाइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं तो कभी कभी हम लोगों को दिक्कतें आती हैं, हम लोग को प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों उनको मैनेज करने में। दूसरा पॉइंट है रिपीट इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट काउज कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए, प्रोडक्ट का क्या होता है ना, नया नया इवोल्यूशन होता है। जैसे आज हमारा ये डेबिट कार्ड आया, कल उसका नया वर्जन आया, परसों उसका नया वर्जन आया, तो इसके कारण क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों। अब लोगों को लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एनी लॉस इन फेथ इन अ बैंक कैन कॉज सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ बैंक। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब मान लीजिए जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का भरोसा है उस बैंक पे, यदि वो किसी कारण उठ गया, ठीक है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा रिटेल डिपॉजिट है वो सडनली आउटफ्लो हो जाएगा और जिसके कारण जो है बैंक कोलैप्स हो सकता है। तो ये सब हमारे कुछ कंस्ट्रेंट है रिटेल बैंकिंग के। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग भारत में कब आया था ये समझते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन।
ठीक है दोस्तों, तो अंतिम तक बने रहिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। रिटेल बैंकिंग एज अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द पीएसबीज, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है रिटेल बैंकिंग को भारत में लाने में। नर्चर्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको नर्चर कौन कर रहा है, तो इसका देखभाल कर रहा है दोस्तों फॉरेन बैंक और जो हमारा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो, यानी कि तीनों का के कोलैबोरेशन से, कंट्रीब्यूशन से हमारा जो रिटेल बैंकिंग है वो भारत में प्रॉस्पर कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग फ्रॉम 2015 टू 2017। अब जरा हम लोग प्रकाश डालेंगे रिटेल बैंकिंग के परफॉर्मेंस पे। 2015 से 2017 ईस्वी में रिटेल बैंकिंग कैसे प्रोग्रेस किया, जो कि बुक में हमें 2015 से 2017 की डाटा दी गई है, इसीलिए मैंने यहाँ भी वही डाटा लिखा है। देखिए, बैंक रिटेल लोन पोर्टफोलियो रजिस्टर डबल डिजिट ग्रोथ, हाउसिंग लोन ग्रोथ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हाउसिंग लोन है वो भी तो एक रिटेल प्रोडक्ट ही तो है। तो देखा क्या गया कि 15 से 17 में जो हाउसिंग लोन था वो डबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है ये वाला सेगमेंट। और हाँ, एटीएम का जो ज्योग्राफिकल रीच है वो बढ़ गया है, अब सभी लोगों के हाथों हाथों में एटीएम आ गया है दोस्तों। तो ये ज्योग्राफिकल रीच ऑफ एटीएम हैज आल्सो इंक्रीज। सो दीज 2 पॉइंट क्लियरली इंडिकेट्स हाउ द रिटेल बैंकिंग हैज प्रॉस्पर्ड इन द रिसेंट ईयर्स, राइट। ओके, अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग के सक्सेस के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट है जिसके कारण हमारा रिटेल बैंकिंग सक्सेस होगा। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो भी रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उनका वो कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए, और इसको पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए दोस्तों। तो वो एफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास। सो दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट दैट वी शुड हैव एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। द सेकंड पॉइंट इज दैट प्राइसिंग। ऑब्वियसली प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैं बैंक की बात कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, तो दोस्तों वो प्राइस होना चाहिए कि अफोर्डेबल होना चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दिए कोई उसे लेगा ही नहीं। तो हमें प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिटेल बैंकिंग के सक्सेस में। तीसरा पॉइंट है स्कोरिंग मॉडल फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्दनेस। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्रेडिट, जहाँ तक बात है क्रेडिट वाले रिटेल प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है जिससे आप रिटेल लोन देंगे तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि वो जो कस्टमर है, ठीक है, उसका स्कोरिंग मॉडल क्या है। क्रेडिट स्कोर तो इसीलिए होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो क्रेडिट स्कोर का मेनली यही फंक्शन है कि मैं जिस कस्टमर को रिटेल लोन दे रहा हूँ वो क्या क्रेडिट वर्दी है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वैसे कोई ऐसा एक एटीएम को डेवलप किया, अब जिसका पिन सबको पता चल जाए, तो वो क्या प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है? बिल्कुल नहीं। तो हमें ऐसा इंश्योर करना है, वी शुड इंश्योर दैट देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर एनवायरनमेंट। ओके, सो दीज आर 4 प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब जरा हम लोग देखते हैं रिटेल बैंकिंग के चैलेंजेस को। दोस्तों ये टॉपिक ही हमारा इंट्रोडक्शन है, तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा, हम लोगों ने देखा कंस्ट्रेंट क्या क्या है, फिर हम लोगों ने देखा प्री रिक्विजिट क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंजेस है कस्टमर प्रोटेक्शन इन प्राइसिंग। हाँ दोस्तों, प्राइसिंग का रोल अभी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट है वो कैसा प्राइस, कितना प्राइस रखा जाए ताकि कस्टमर को वो अफोर्डेबल हो और कस्टमर को वो सोच सके कि हाँ ये चीज़ इतना प्राइस में सही है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ केवाईसी और एएमएल इशू। बिल्कुल दोस्तों, केवाईसी और एएमएल, नो योर कस्टमर और एएमएल का इशू को समझना। तीसरा है रिस्क को मैनेज करना। बिल्कुल सही। अब पता चला कि हमने एक रिटेल प्रोडक्ट, रिटेल लोन बनाया जिसमें क्या हुआ कि क्रेडिट रिस्क बढ़ता ही चला गया। तो दोस्तों ऐसा तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूइंग ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट है। अब दोस्तों एक और टॉपिक है हमारा रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशन, जो कि यूनिट 2 है। उसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि अभी जो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग सो इंटरेस्टिंग रेवलेशन अक्रॉस टाइप्स ऑफ बैंक। द मेथड अडॉप्टेड बाय बैंक वेरी अमंग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। तो दोस्तों हमारे सामने रिटेल बैंकिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जो फॉरेन बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन सभी मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से मॉडल हमारे पास हैं। तो 3 मेन अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है SBU अप्रोच, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। दूसरा अप्रोच है डिपार्टमेंटल अप्रोच, और तीसरा अप्रोच है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारा पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। जहाँ तक बात है पब्लिक सेक्टर बैंक की भारत में, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है
उन्होंने डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट किया है। अभी हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल अप्रोच है क्या। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने कौन सा अप्रोच अडॉप्ट किया है, डिपार्टमेंटल अप्रोच। ठीक है, अपने रिटेल बिजनेस मॉडल में डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट किया है। जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है, उन्होंने उनका बिजनेस मॉडल क्लियर है और वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मेथड को अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग तुरंत समझने वाले हैं कि ये SBU मेथड है क्या। तो दोस्तों दो चीज़ याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डिपार्टमेंटल अप्रोच और न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए SBU अप्रोच। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं ये डिपार्टमेंटल अप्रोच है क्या। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इट सेग्रीग्रेट द फंक्शन ऑफ नेशन इनटू डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा अकाउंटिंग का है, ये वाला पोर्शन हमारा मार्केटिंग का है, ये वाला पोर्शन हमारा फाइनेंसिंग का है और ये पोर्शन हमारा प्लानिंग का है। तो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया और अपना अपना डिपार्टमेंट उसका बैठ गया। तो डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट अप्रोच को अडॉप्ट किया है एज ए रिटेल बिजनेस, रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। तो हमारे पास 3 बिजनेस मॉडल हैं, SBU मॉडल, डिपार्टमेंटल मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मॉडल है हमारे पास। तो उनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है, तो डिपार्टमेंटल मॉडल अडॉप्ट किया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच की। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है स्मॉल बिजनेस अडॉप्ट करती है। अभी हम लोगों ने देखा SBU कौन अडॉप्ट करता है बताइए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल जो है वो अडॉप्ट करती है हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है दोस्तों, या फॉरेन बैंक। लेकिन जो हमारा स्मॉल बैंक्स हैं, स्मॉल बिजनेस जो हैं, वो अडॉप्ट करती है इंटीग्रेटेड अप्रोच को। ये माना जाता है हैविंग अ यूनिफाइड बिजनेस वुड रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग जो हैं, बिजनेस जो हैं, वो मिलकर, वो यूनिफिकेशन होकर, यूनिफाई होकर, ठीक है, इससे क्या होगा बताइए, रिस्क कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, ऐसा मान लीजिए कि अलग अलग काम करें और साथ मिलकर काम करें, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऑब्वियसली साथ मिलकर वाला, क्योंकि साथ मिलने में दो फायदा है। ये पहला फायदा है कि रिस्क कम होगा और दूसरा फायदा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाता है हमारा। समझ सकते हैं दोस्तों इसका नाम क्यों रखा गया इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डिपार्टमेंटल अप्रोच, फॉरेन बैंक यानी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए हमारा SBU अप्रोच, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों आइए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा तो रिटेल बैंकिंग के हर एक वीडियो में मैं आप लोग को MCQ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे ये फायदा होगा, आपने जो चीज़ अभी तक थ्योरी को पढ़ा उसे आप देख पाएंगे कि कितना वो सक्सेसफुल रहा। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन ए कर रहा है बैंकिंग टारगेटेड एट कॉर्पोरेट, ऑप्शन बी कर रहा है बैंकिंग फोकस टुवर्ड वीकर क्लास सेगमेंट, ऑप्शन सी कर रहा है बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लेंड देम मनी, ऑप्शन डी कर रहा है बैंकिंग डील विद होलसेलर फॉर डिपॉजिट सोर्सेज, ऑप्शन ई कर रहा है बोथ A and C। अब बताइए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है रिटेल बैंकिंग का एक ही उद्देश्य है कि वो पब्लिक से डील करता है, वो किससे डील करता है दोस्तों, इंडिविजुअल से डील करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लेंड देम मनी। समझ सकते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मार्क द प्रॉब्लम इन रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिटेल बैंकिंग का प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है मैनेजिंग द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड और रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन बी कर रहा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी कर रहा है हायर डेलिक्वेंसी इन अनसेक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी कर रहा है बोथ A and C। अब बताइए दोस्तों ऑप्शन किससे हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को हमें मैनेज करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो वैल्यू ट्रांजैक्शन। हमने देखा था प्राइसिंग के बारे में, याद कीजिए दोस्तों, प्राइसिंग में हमने देखा था प्राइसिंग में बहुत बड़ा चैलेंज होता है रिटेल बैंकिंग के लिए। तो दोस्तों कॉस्ट को हमें मिनिमम रखना है, ये हमें इंश्योर करना है। दूसरा है हायर डेलिक्वेंसी इन अनसेक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ये भी सही है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी प्रॉब्लम है हमारे रिटेल बैंकिंग में, तो आंसर है हमारा डी। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द रिटेल एसेट अंडर रिटेल बैंकिंग। तो इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारा रिटेल एसेट है। ऑप्शन ए हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ऑप्शन बी है ऑटो लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर, ऑप्शन सी है ECS लोन, EFT लोन, कासा लोन, ऑप्शन डी है बोथ A and C, ऑप्शन ई है बोथ A and B। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, बोथ A and B। तो हाउसिंग लोन हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हुआ, ऑटो लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, लोन्स अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर्स हुआ, ये सभी के सभी हमारे रिटेल एसेट हैं। और कौन से रिटेल एसेट नहीं है, तो ECS लोन हुआ, कासा लोन हुआ, तो ये सब बैंक लेती हैं दोस्तों,
कंज्यूमर से तो मतलब है नहीं, कंज्यूमर क्या कासा लोन लेगी क्या, बताइए। तो दोस्तों ये है हमारा ये सब ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, ऑप्शन ए और बी के अंदर जितने भी लोन लिखे गए हैं ये सभी के सभी हमारे रिटेल एसेट के अंदर आते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। ध्यान से पढ़िए, नॉट वर्ड लिखा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरेटिकल पार्ट में, याद कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग को। तो यहाँ पूछा गया है कि विच इज नॉट अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट इन एब्सेंस ऑफ रोबस्ट आईटी सिस्टम। ऑप्शन बी है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन सी है मैनेजिंग एटीएम सेंटर विथ लो कॉस्ट। ऑप्शन डी है अनसेक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट एंड रिसीवेबल अमाउंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो एटीएम सेंटर को मैनेज करना कम दाम पे ये हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। और कंस्ट्रेंट क्या क्या है, तो क्लाइंट को मैनेज करना लार्ज नंबर में, फिर इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज हम लोगों ने देखा था, फिर अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, क्रेडिट एंड रिसीवेबल अमाउंट, क्योंकि वो लोन तो हमारा अनसिक्योर्ड रहता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इनमें से कौन सा बिजनेस मॉडल है रिटेल बैंकिंग इंडिया में। ऑप्शन ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, एसबीयू अप्रोच, बी है डिपार्टमेंटल अप्रोच, सी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, डी है एनी ऑफ द अबव, ई है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था ये तीनों के तीनों अप्रोच होते हैं, ए भी होते हैं, एसबीयू भी होते हैं, डिपार्टमेंटल भी होते हैं और इंटीग्रेटेड भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रिटेल बैंकिंग विच बिजनेस मॉडल इज अडॉप्टेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा रिटेल मॉडल को अडॉप्ट करती है। ऑप्शन ए एसबीयू, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटल, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड, ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय अप्रोच एमबीओ। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, विच बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग इज अडॉप्टेड बाय न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो नई जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से रिटेल मॉडल को अडॉप्ट करती है। ऑप्शन ए है एसबीओ अप्रोच, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंटल अप्रोच, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑप्शन डी है एमबीओ अप्रोच। तो दोस्तों न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से मेथड को अडॉप्ट करती है, वो है हमारा एसबीओ अप्रोच को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लायबिलिटी प्रोडक्ट ऑफर टू रिटेल बैंकिंग कस्टमर। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रोडक्ट होता है जो कि रिटेल बैंकिंग कस्टमर को मिलता है। ऑप्शन को देखिए, ए है सेविंग अकाउंट, बी है करंट अकाउंट टर्म डिपॉजिट अकाउंट, सी है हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड इजी पेमेंट, डी है बोथ ए एंड बी और ई है ऑल ए टू ई। तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ये जो हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, ये सब हमारे लायबिलिटी है। ऑब्वियस सी बात है, बैंक के लिए डिपॉजिट तो लायबिलिटी होती है ना, और एसेट क्या होती है, तो एसेट होती है लोन्स। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें सारे के सारे लोन्स लिखे गए हैं और वो हमारे बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। लेकिन ए और बी के अंदर जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारे लिए लायबिलिटीज है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन बैंकिंग इज मेनली ड्रिवन ऑन बेसिस ऑफ। तो प्राइसिंग जो करते हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट का, उनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ऑप्शन को देखिए, ए कर रहा है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, बी कर रहा है रेगुलेटरी एडवाइसेस फ्रॉम आरबीआई, सी कर रहा है स्ट्रक्चर्ड स्टेप ऑफ प्राइसिंग प्रैक्टिस और डी कर रहा है बोथ ए एंड बी। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस किया जाएगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो क्या एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पे निर्भर करेगा, या आरबीआई का जो रेगुलेटरी एडवाइस उस पर निर्भर करेगा, या जो हमारा प्राइसिंग प्रैक्टिस का जो स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स है, हमारा जो स्टेप बना हुआ है उस पर निर्भर करेगा। ये ऑप्शन डी कर रहा है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट मैंने एक चैप्टर बना रखा है, मेरा एक सेशन बना हुआ है, बीएफए में आपने पढ़ा होगा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा आरबीआई का रेगुलेटरी एडवाइस को पे डिपेंड करेगा। तब इस बेसिस पे इन दोनों बातों पे हमारा प्राइस किया जाता है किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का। चलिए, टू विच टाइप ऑफ बैंकिंग वी गेट हायर रिटर्न्स, लेसर रिस्क, चीपर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, इम्पैक्ट ऑफ एनपीए लेसर एंड लो टिकट साइज ऑफ लोन्स। रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, बी2बी बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो बताइए दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चाहे रिस्क कम हो, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, इसीलिए रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर को ये प्रोडक्ट मिला होता है, फिर हमारा डिपॉजिट कॉस्ट कम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर एनपीए होने का चांस कम होता है। तो ये सभी का सभी किसका एडवांटेज है, ये सभी के सभी एडवांटेजेस हमारे रिटेल बैंकिंग के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिटेल बैंकिंग। दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। और इस तरह के सभी चैप्टर का जो कि मैं कवर करूंगा रिटेल बैंकिंग के अंदर या एवीएम के अंदर या बीएफएम के अंदर, आपको उसका पीडीएफ मिलता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे।
आइए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।